हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल और इन्फो हिंदी में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले 5 वर्षों से बीजेपी ने सरकार में अपना वर्चस्व बना रखा है। इस वर्ष भी चुनाव में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल कर जनता का विश्वास हासिल किया। बीजेपी के सबसे अच्छे नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बने 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इन 1 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने काफी बदलाव लाए हैं हमारे देश में, जो हमारे देशवासियों के लिए यानी भारतवासियों के लिए भविष्य बहुत ही सुनहरा होने की कोशिश की जा सके। साथ ही साथ इन 1 वर्ष में नरेंद्र मोदी के सामने काफी चुनौतियां आई, जिनका सामना वो करते रहते हैं। उन चुनौतियों से उभरने के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठाए। आज उनके कार्यकाल को 1 साल पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के कारण उनका ये समारोह पूर्ण तरह से फीका हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे और उनके सामने ऐसी कौन सी 5 बड़ी चुनौतियां हैं जिनका वो सामना करके उनसे उभर रहे हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी नीति मोदी सरकार 2.0 अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल 30 मई को पूरा करने जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण पहली वर्षगांठ बहुत फीका रहेगा। बीजेपी के नेतृत्व में न तो समारोह न ही कार्यकर्ताओं का कोई सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैसे तो मोदी सरकार 2.0 ने दूसरे कार्यकाल के पहले साल कई ऐसे काम किए जिसे गिना सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार के समक्ष चुनौतियां नहीं हैं। मोदी सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसे पूरा करने के बाद ही सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करने का दावा कर सकती है। आइए हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के सामने 5 बड़ी चुनौतियां कौन सी आई। पहला है धीमी अर्थव्यवस्था यानी स्लोइंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ रही है। कोरोना वायरस के संकट और लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी है। कोरोना वायरस संकट के बाद अधिकांश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष में भारत का विकास दर आधे से भी कम कर दिया है, यानी 6 से 7% के पूर्वानुमान के बदले 2.5 और 3.5% के बीच रहने का अनुमान जताया जा रहा है। देश की बजट का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा के बावजूद विकास के मोर्चे पर मोदी सरकार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था के जानकारों को दावा है कि पहली बार जीडीपी में गिरावट देखने को मिल सकता है। ऐसे में भारत को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य हासिल करना मोदी सरकार के लिए कठिन हो सकता है, ऐसा समझा जा सकता है। दूसरा है रोजगार संकट, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में CMIE का सर्वेक्षण में बताया कि बेरोजगारी की दर 23.4%, श्रम बल की प्रतिभागिता दर 36% तथा रोजगार की दर 27.7% है। यानी लॉकडाउन लागू होने के 15 दिनों के अंदर ही नौकरियों का सीधा 20% का होना। काम धंधे की आयु वर्ग के लोगों में केवल 27.7% किसी न किसी रोजगार में है। कल भारत की आबादी है लगभग 138 करोड़ के करीब। लगभग 103 करोड़ लोग 15 साल या इससे ज्यादा उम्र के हैं। इस हिसाब से अगर कोरोना काल तथा लॉकडाउन से पहले फरवरी 2020 की ही बात करें तो भारत में लगभग 40.4 करोड़ लोगों को रोजगार हासिल था। लॉकडाउन के बाद ये आंकड़ा 28.5 करोड़ हो गया, यानी शुरुआती 2 हफ्तों में करीब 12 करोड़ भारतीयों ने रोजगार गंवाया। आगामी महीनों में बेरोजगारी से उत्पन्न असंतोष का सामना देर या सवेर केंद्र को करना ही होगा। तीसरा है लचर स्वास्थ्य सेवा यानी पुअर हेल्थ केयर। देश भर में स्वास्थ्य में क्षेत्र से आधारभूत ढांचे की स्थिति पहले ही लचर है। कोरोना वायरस संकट ने उसकी पोल खोल दी है। कई स्वास्थ्य सेवाओं समस्याओं के बावजूद भारत उन देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य पर सबसे कम खर्च होता है। वर्तमान मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसे संकट का स्थायी समाधान नहीं होगा। आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी बेड, वेंटिलेटर, सर्जिकल सुविधाएं, अस्पताल भी न्यूनतम स्तर पर देश में उपलब्ध नहीं है। निजी अस्पताल उन लोगों के बेमतलब की चीज है जिनके पास आय के साधन कम है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लचर स्थिति को खुद केंद्र सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। चौथा है प्रवासी मजदूर यानी माइग्रेंट वर्कर। कोरोना संकट की वजह से देश का जनांकीय संरचना एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। करोड़ों प्रवासी मजदूर जैसे तैसे शहरों से अपनी गृह नगर लौट चुके हैं, जिसके 80% रोजगार असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर रोजगार महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उपलब्ध है।
इन राज्यों से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है। तय है कि प्रवासी मजदूरों के घर लौटने से वे बेरोजगार होंगे। दूसरी तरफ इन असंगठित क्षेत्रों को तत्काल मजदूर काम करने के लिए नहीं मिलेंगे। वर्तमान में लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद है। प्रवासी मजदूर आजीविका के लिए भी सरकारी सहायता भरोसे काम चलाएंगे। आने वाले दिनों में ही यही प्रवासी मजदूर सरकार के लिए सरदर्द साबित होंगे। पांचवा है पड़ोसी देशों से खराब होते संबंध, डिटेरियोरेटिंग रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। दक्षिण एशिया के चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए भारत को सक्रिय होकर अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान से संबंधों को न केवल सुधारना होगा बल्कि मजबूत करना होगा। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल में काफी वित्तीय निवेश किया है। चीन नेपाल तक रेल लाइन बना रहा है। श्रीलंका को ऋण के जाल में फंसाकर उसके बंदरगाह हबन टोटा को 99 साल के लीज पर ले लिया है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति को मात देने के लिए भारत अपने एक्ट ईस्ट नीति को और भी ज्यादा प्रभावी बनाना होगा। इतना ही नहीं, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश जिस तरह से चीन की नजदीकियां बढ़ रही हैं, वो भारत के हित में नहीं है। हाल ही में काला पानी मुद्दे पर नेपाल ने भारत से युद्ध लड़ने की मंशा जाहिर कर दी। इसलिए भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ नए सिरे से संबंध बनाने होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय तो में जरूर कमेंट करें। साथ ही वीडियो दूसरों तक शेयर करें और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।